हाँ जी, चैप्टर नंबर 9 इंक्लूड किया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर, दैट इज कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। सबसे पहले कंसाइनमेंट देख रहे हैं एक बार दोबारा से। लास्ट क्लास में एक ओवरव्यू लिया था, ठीक है जी। कंसाइनमेंट मतलब जहां पर एक इंसान अपने काम को एक्सटेंड करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, राइट। तो वो चाहता है कि मेरे अलग अलग सिटीज के अंदर आउटलेट खुले और मैं मुंबई में बैठकर चीजों को हैंडल करूं, लेकिन इंडिविजुअली हैंडल करना मुश्किल है सारे सेंटर्स को, दिल्ली वाले सेंटर को या अहमदाबाद वाले सेंटर को। तो यहां पर अपने एजेंट बनाना शुरू करता है, राइट। और वो यहां से सामान डिलीवर कर रहा है एजेंट्स को। एजेंट का मतलब कहता है जी ये तो प्रिंसिपल है, कंसाइनर जो कि सामान डिलीवर कर रहा है, और जिसको सामान डिलीवर किया जा रहा है वो क्या है, एजेंट। तो हमेशा ओनरशिप भी किसकी रहती है सामान के ऊपर, प्रिंसिपल की। रिस्क भी किसका रहता है सामान के ऊपर, प्रिंसिपल का, राइट। ओनरशिप भी हमेशा प्रिंसिपल की और रिस्क भी हमेशा प्रिंसिपल का। एजेंट तो बस प्रिंसिपल के बिहाफ पर आगे सामान सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, जिसके लिए एजेंट को क्या मिलने वाला है, जिसके लिए एजेंट को क्या मिलने वाला है, कमीशन, दैट्स ऑल। लेकिन रियल सेंस में अगर हम देखें तो कस्टमर से सारे पैसे किसके पास जा रहे हैं, एजेंट के पास। जब बेचेगा ये तो पैसे भी किसके पास जाएंगे, एजेंट के पास। एजेंट अपने सारे खर्चे काट लेगा उन पैसों में से, अपनी कमीशन काट लेगा उन पैसों में से, और जो बचा हुआ पैसा होगा वो एजेंट किसको दे देगा, प्रिंसिपल को। तो कायदे से देखा जाए तो प्रिंसिपल से एजेंट के पास पैसे नहीं जाते, इनफैक्ट एजेंट से प्रिंसिपल के पास पैसे जाते हैं। प्रिंसिपल तो एजेंट्स को क्या दे रहा है, प्रिंसिपल तो एजेंट्स को क्या दे रहा है, गुड्स, राइट। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम इन भाई साहब को एजेंट तो बना रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं कि हमारा सामान बेच खाएंगे, बाद में पैसे देंगे भी या नहीं देंगे। तो हम इन्हें कह रहे हैं कि चाहे आप कमीशन 1% एक्स्ट्रा ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यार पैसे एडवांस दे दो। अगर सामान नहीं बिका तो उसके नाम के पैसे मैं रिफंड कर दूंगा, सामान मेरा ही है, रिस्क मेरा ही है। अगर सामान नहीं बिकता तो उसके नाम के मैं आपके पैसे रिफंड कर दूं, आपके सर पे कोई लायबिलिटी नहीं। जितने का सामान बिकेगा उतने की आपको कमीशन मिल जाएगी, पर पैसे एडवांस दे दो आप, राइट। तो सिर्फ एक ही केस है जहां पर एजेंट पैसे एडवांस में प्रिंसिपल को दे रहा है। अदरवाइज सामान बिकता है, एजेंट कहता है जी जो मेरी जेब से खर्चा हुआ मैं वो काट लेता हूं पैसों में से, जो मेरी कमीशन बनती है मैं वो काट लेता हूं पैसों में से, और जो बाकी बच जाएगा पैसा वो मैं प्रिंसिपल को, कंसाइनर को दे दूंगा। तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल कौन है जी, और एजेंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान भेजा तो कहता है जी सबसे पहली चीज तो प्रिंसिपल ने क्या क्या कॉस्ट इनकर करी इस सारी ट्रांजैक्शन में। सबसे पहली कॉस्ट प्रिंसिपल ने क्या इनकर करी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अकाउंट ही बन जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या इनकर किया, एक्सपेंसेस। जैसे कि जब ये यहां से सामान भेजेगा तो इस सामान की लोडिंग करवाएगा, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के नाम के भी पैसे देगा, इंश्योरेंस करवाएगा ताकि अगर ट्रांजिट में कोई डैमेज हो जाए तो उसके नाम की इंश्योरेंस भी करवाएगा। तो सारे खर्चे ये कौन कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल। तो बेसिकली जब तक सामान एजेंट के पास नहीं पहुंच जाएगा तब तक का सारा खर्चा तो कौन कर रहा है, जनरली प्रिंसिपल, राइट। तो एक्सपेंसेस भी किए जा रहे हैं। मान के चलो गुड्स कितने के सेंड किए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हेड में एक्सपेंसेस किए गए हैं, जैसे कि हमने कहा लोडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का,
इंश्योरेंस का, और वो सारा मिला के हमारा बैठ गया लेट से 1000 रुपीज। तो अभी तक इन गुड्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हो चुका, कॉस्ट एक्चुअल में क्या हो चुकी गुड्स की, ठीक है। फिर जब एजेंट के पास पहुंच गया तो भैया एजेंट अनलोडिंग करवाएगा, अपनी जेब से पैसा देगा, उन गुड्स को कहां पर शिफ्ट करवाएगा, लेट्स से डायरेक्ट गोडाउन में, ठीक है जी। गोडाउन का भी खर्चा है, कहता है जी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लेबर का खर्चा गोडाउन का, फिर गोडाउन से कहां पर जाएगा सामान टाइम टू टाइम, शोरूम में, शोरूम का भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इसका मतलब एक्सपेंस किए जी किसने, ये एक्सपेंस किए कंसाइनर ने। और जो नेक्स्ट एक्सपेंस हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, मान के चलो 2000 रुपए। तो टोटल मिला के सामान के ऊपर कितना पैसा लग चुका, कॉस्ट क्या हो चुकी उसकी, 13,000 रुपए। अब ये जो कंसाइनी है वो इसी सामान को बेचता है, सेल, मान के चलते सारा सामान बिक गया, तो सेल होती है 20,000 में, तो जी कितना पैसा बच गया, इस 7,000 में से 10% कमीशन एजेंट की, एजेंट की कमीशन भी तो मिलेगी, तो जी 20,000 का बिका, 10% कितने हो गए, 2,000। तो जी कितना प्रॉफिट रह गया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना हो गया, 5,000। ये कैलकुलेशन तो सिंपल है। कुल मिला के हमने क्या देखा है, हमने देखा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनर, एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी, प्लस कमीशन ऑफ द कंसाइनर, ये चीज राइट। जो ये वाले एक्सपेंस है ना, जो कि एक्चुअल में किसने करे हैं, इन्हें हम बोलेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। एक बार हो गए तो हो गए, सामान कहां पहुंच गया, कंसाइनी के पास, तो ये वाले एक्सपेंस कौन से, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, मतलब जिन गुड्स पे एक बार ये एक्सपेंस हो गए दोबारा तो नहीं होने वाले। लेकिन जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गए और कंसाइनी ने गोडाउन का रेंट दिया, गोडाउन की इलेक्ट्रिसिटी, शॉप का रेंट दिया, शॉप की इलेक्ट्रिसिटी, लेबर के पैसे जा रहे हैं, सैलरी जा रही है, वो तो जब तक सामान बिकेगा नहीं तब तक दोबारा दोबारा होते रहेंगे खर्चे। इसका मतलब जो ऑन रोड एक्सपेंस है, ऑन रोड एक्सपेंस, वो तो क्या है, नॉन रेकरिंग। एक बार हो गए तो हो गए, दोबारा नहीं होंगे। एक बार सामान दिल्ली से चलकर मुंबई पहुंच गया तो पहुंच गया, राइट। लेकिन जो कंसाइनी एक्सपेंस कर रहा है ऑन रोड को छोड़कर बाकी एक्सपेंस, जैसे कंसाइनी ने अनलोडिंग का एक्सपेंस किया, वो भी तो एक ही बार होगा, गोडाउन तक पहुंचाने का एक्सपेंस किया, वो भी तो एक ही बार होगा। लेकिन एक बार गोडाउन में पहुंच गए उसके बाद कंसाइनी जो एक्सपेंस कर रहा है वो कौन से है, रेकरिंग, जो बार बार होंगे। वो कौन से है, रेकरिंग, जो बार बार होंगे। बात समझने की कोशिश कर रहे हो। तो हम कह रहे हैं सिंपल सी बात, एक सेपरेट कंसेप्ट हम कह रहे हैं कि जी एक्सपेंसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब बड़ी सिंपल सी बात, जो एक ही बार होंगे, ठीक है। और ये जो एक ही बार एक्सपेंस होंगे, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, आइदर बाय कंसाइनर और बाय कंसाइनर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रिपीटिंग नेचर के हैं जो बार बार रिपीट होंगे, जैसे कि रेंट ऑफ, जैसे कि भाई जब तक सामान बिकेगा नहीं तब तक ये चीज तो बार बार आता रहेगा, मंथली बेसिस पर आता रहेगा।
कहता है जो हम अनसोल्ड गुड्स की कॉस्ट कंसीडर करेंगे कि जी सामान कितने का भेजा था, बिका कितना, कितना नहीं बिका, ये तो सोल्ड हो गया, कितना नहीं बिका, ये अनसोल्ड एक्चुअल में है क्या, 10,000 का सामान प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, 75% एजेंट ने बेच दिया, बाकी 25% रह गया। ये जो 25% है ये है क्या, स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कहता है जी इसके क्या हम सिर्फ इसी हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे स्टॉक की, क्या हम ये कहेंगे कि जी हाँ 10,000 में से 2500 रुपए का सामान पड़ा है, क्या सिर्फ यही खर्चा हुआ है स्टॉक के ऊपर। कहता है जितना भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर वो भी इसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। मान के चलो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हुआ है टोटल मिलाकर 5,000, ये तो असर्टेनेबल है ना कितना हुआ है, क्योंकि ये तो वन टाइम हो रहा है, जब वन टाइम जो एक्सपेंस हो रहा है तो असर्टेनेबल है। मान के चलो टोटल मिलाकर कितना हुआ है 5,000। ये जो 5,000 एक्सपेंस हुआ है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ये कितने परसेंट मटेरियल पर, हमारे पास स्टॉक कितना परसेंट पड़ा है, तो इसका 25% निकाल लेंगे, कितना है 25%, 1225 है, 1250, 1250। तो जी जो ये अनसोल्ड स्टॉक है वो सिर्फ 2500 का नहीं है, बल्कि इसके ऊपर और क्या खर्चा हो चुका है, ये तो एक टाइम होना था वो हो चुका है। तो हम इस स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाने वाले, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू का सवाल बनता है ये। तो इस स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाने वाले हैं हम, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाने वाले हैं। कहता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट का मतलब समझ में आ गया भाई, जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसी प्रोपोर्शन में नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो ऐड करके हम ये दिखाने वाले हैं। जो एक्सपेंसेस होने हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर उन्हें तो हम कभी भी नहीं दिखाते स्टॉक में, लेकिन जो इसके ऊपर लगना चाहिए था वो लग चुका है उसे हमें शो करना, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां तक तो हमने एक बार प्रॉफिट निकालने की कैलकुलेशन करी थी, अगर सारा स्टॉक बिक जाता है तो, मतलब 10,000 का जो सामान बेचा था 10 के 10,000 रुपए का सामान बिक गया, राइट। अब यहां पर दो लोग अकाउंट्स बनाने वाले हैं। कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसने क्या अपने अकाउंट्स में लिखना है, उसने लिखना है जी सेल हुई कितने रुपए की, 20,000 रुपए की, तो कंसाइनी को पैसा आया। तो मैं यहां बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कंसाइनी को पैसा मिला, कंसाइनी मान के चलेगा भैया 20,000 रुपए किसने डिपॉजिट कराए हैं मेरे अकाउंट में, कंसाइनर ने। क्या मान के चलेगा वो किसने डिपॉजिट कराए हैं, वो तो बेचारा किसी को जानता ही नहीं। कंसाइनर का माल बेच के पैसा आया है तो किसके पैसे, कंसाइनर के, तो क्या मान के चलेगा किसने डिपॉजिट कराए मेरे अकाउंट में, कंसाइनर ने। ये मान के चलेगा वो। फिर कहता है जी ये 20,000 रुपए में से मैं अपने एक्सपेंस डिडक्ट कर लेता हूं। कितने के एक्सपेंस थे हमारे इस एग्जांपल में कंसाइनी के, 2,000 रुपए के, 2,000 रुपए के एक्सपेंस थे, तो इसने जी 2,000 रुपए के एक्सपेंस डिडक्ट कर लिए। तो क्या मान के चलेगा कि मैंने 20,000 में से 2,000 तो कंसाइनर को दे दिया, ठीक है। कितने रुपए देने रहे कंसाइनर को, 18,000। भाई 20,000 रुपए आए सामान के नाम के कंसाइनर से,
2,000 रुपये एक्सपेंस कर दिया, कितने रुपए देने लगे? 18,000। फिर कहेगा जी कमीशन डिडक्ट करो, कितने रुपए कमीशन थी? तो मान के चलेगा कि ये पैसा भी कंसाइनर को दे दिया। अब बताओ जी कितने पैसे और देगा कंसाइनर को? कहता है कंसाइनर से उसने एक कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट खोल लिया अपनी बुक्स में। ये अकाउंट कौन सा है? ठीक है, जब कंसाइनर से कुछ आया, किसी पर्सन से कुछ आया, तो रूल क्या कह रहा है? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? जब आप कंसाइनर को कुछ दोगे तो क्या करोगे? उसे डेबिट करोगे। जब उससे कुछ आएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो वो कहता है जी 20,000 रुपए आए मेरे पास और ये 2,000 एक्सपेंस मैंने अपनी जेब से किया कंसाइनर के नाम का, कम कर दो, 18,000 रुपए रह गए। फिर 2,000 रुपए मेरी कमीशन बनती है, कम कर दो, 16,000 रुपए रह गए। कितने पैसे देने बाकी है? बैलेंस क्या रह गया? 16,000। बस इतना सा अकाउंट आपकी बुक्स में, आपके नोट्स में मैंने दिया हुआ है कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंसाइनी ने क्या बनाना है? कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट। जब कंसाइनर से पैसे आए हुए मान के चल रहे हैं कितने? 20,000 रुपए। सेल कितने की है? 20,000 रुपए की। तो कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट क्या करने वाले हम? क्रेडिट। तो जी मैं शो क्या कर रहा हूं? एंट्री। जब मैं मान के चल रहा हूं कि कंसाइनी को पैसे आया, विल बी कंसिडर्ड इट कंसाइनर्स मनी, तो कंसाइनर से आया पैसे, तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? जर्नल एंट्री क्या करूंगा कि मेरे पास पैसे आया, कहां पर आया पैसा और किससे पैसा आया? टू कंसाइनर्स अकाउंट। चलो लिख लो कितना? जर्नल एंट्री को नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, क्योंकि आपके नोट्स मैंने जानबूझ के दे रखी, लेंदी करने वाला काम है। ठीक है जी। फिर जो मैंने एक्सपेंस किया, ये तो मैं लिख दूं, ये किस नाम की एंट्री? सेल्स के नाम की। फिर जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया 2,000 रुपए का, कंसाइनर के बिहाफ पे किया था उसका सामान बेचने के लिए, तो हम क्या मान के चलेंगे कि भैया 2,000 तो जा चुके 20,000 में से। तो भैया जब एक्सपेंस हुआ तो मेरी जेब से पैसा, कंसाइनी की जेब से पैसा गया, तो उसने टू बैंक अकाउंट। और क्या मान के चल रहा है किसको दे चुका वो? यहां तक भी कोई डाउट नहीं? फिर कह रहा है जी कमीशन 2,000 रुपए बनती है मेरी, मान के चलो वो भी कंसाइनर को दे चुका इस 20,000 में से। ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? अब ना तो कमीशन के केस में मेरे पास कुछ आया ना कुछ गया, बस इस 20,000 में से जो ऑलरेडी आ चुके हैं मैं कमीशन साइड कर दूं अपनी। तो मैं यहां पर बैंक नहीं यूज कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं? कमीशन के नाम के साइड कर दिए। लो जी सिंपल सा अकाउंट बना दिया। ले भाई तेरे से 20,000 रुपए आए थे तो तेरा अकाउंट मैंने 20,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तेरे नाम के मैंने एक्सपेंस करे, और ब्रैकेट में लिख दो, यहां लिखोगे ना, ब्रैकेट में लिख दो सेल्स के नाम के, ये ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख दो एक्सपेंस के नाम के कितना? बैंक अकाउंट से गए 2,000 रुपए। फिर लिख दो कमीशन के नाम के, कमीशन अकाउंट कितने? क्या दिक्कत है? बैलेंस कितना रह गया? ले भाई 16,000 रुपए तेरे बचते हैं, जब कहेगा तब वापिस, खत्म। इतना सा तो अकाउंट है, और है क्या? अगर कंसाइनी ने कंसाइनर को कुछ एडवांस दिया, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, कभी कभी एडवांस मांग लेता कंसाइनर कि भाई तेरे पे विश्वास नहीं है कि सामान बेच के पैसे वापस देगा नहीं देगा, एडवांस दे दे, तो एक एडवांस की एंट्री डाल दो। कंसाइनर के अकाउंट में जाएगा तो डेबिट साइड में एडवांस की एंट्री डाल दो, चाहे कैश दिया एडवांस में या बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जो बचा वो बैलेंस। बताओ इसके अंदर था क्या कुछ?
ये अकाउंट क्लियर, खर्चा बिल्कुल क्लियर, राइट। अब कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं। कंसाइनर भाई साहब, अब कंसाइनर भाई साहब मेनली कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं? लो जी, जब वो गुड्स भेज रहे हैं 10,000 रुपए के, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाने वाले हैं। बेसिकली कंसाइनमेंट अकाउंट किस लिए बनाया जा रहा है? देखो सिंपल से लॉजिक, किस लिए बनाया जा रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट? कंसाइनर प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सके, इसलिए बना रहा है ना कंसाइनमेंट अकाउंट, कि जी मुझे कंसाइनमेंट से क्या प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होने वाला है। अगर मेन मोटिव कंसाइनमेंट अकाउंट का डिटरमाइन करना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मतलब ये किस टाइप का अकाउंट हो गया? नॉमिनल टाइप का, पहली बात तो। और यहां पर क्या आने वाले हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में क्या आने वाले हैं? तो इसका मतलब सेल कहां आने वाली है? लेकिन जितनी भी कॉस्ट है, जैसे कि गुड्स सेंड करे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो मटेरियल परचेज वगैरह सब किस साइड आता है? इस साइड ही आता है ना, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो कॉस्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने के थे? लिख दिया। कितने के थे? 10,000 रुपए के। पहले एंट्री क्लियर है। हमने ये किस टाइप का अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना क्या इससे हमें? प्रॉफिट या लॉस। तो इस केस के अंदर एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं और जो भी रेवेन्यू है वो क्रेडिट साइड में। सबसे पहला एक्सपेंस क्या है? जितने रुपए के गुड्स सेंड करें, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000 रुपए गुड्स सेंड करें। फिर दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी? एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनर। एक्सपेंसेस भी यहां जुड़ेंगे। देखो ये हमने ऊपर जो कैलकुलेशन करी थी ना, ये पूरी कैलकुलेशन यहां लिखी जाएगी, तभी तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट होगा। तो एक्सपेंसेस भी यहां लिखे जाएंगे। अब अगर कंसाइनर अपनी जेब से एक्सपेंस कर रहा है, तो वो तो बैंक या कैश ही देगा ना पैसे, वो तो बैंक या कैश से ही देगा ना पैसे। तो यहां पर आप बैंक लिखो या कैश लिखो, जो भी लिखना है। कितना खर्चा किया था कंसाइनर ने? बैंक लिखो या कैश लिखो, कितना खर्चा किया था? 1,000 रुपए का। फिर और क्या खर्चा हुआ था? कंसाइनी। अब बात आती है जी कंसाइनी की। कंसाइनी के दो खर्चे हुए, एक तो उसने एक्सपेंस किए प्लस 2,000 रुपए उसकी कमीशन। एक उसने एक्सपेंस किए प्लस 2,000 रुपए कमीशन। जब हम यहां पर ये दोनों खर्चे लिख देंगे, और सेल्स के केस में क्या लिख देंगे, तब जाकर हमारे पास बैलेंस क्या आने वाला है। और ये बैलेंस क्या है हमारा? प्रॉफिट। ये बैलेंस क्या है हमारा? अगर ये बैलेंस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दूं। बताओ इसके अंदर क्या तो दिमाग मारना है, और क्या इसके अंदर ऐसी कॉम्प्लेक्स वाली एंट्रीज है। जो खुद ने खर्चे किए बैंक से दिखा दिए, जो कंसाइनी ने खर्चे किए उसके पर्सनल अकाउंट में दिए हुए दिखा दिए पैसे, चाहे वो खर्चा किया उसने या उसकी कमीशन है। ठीक है, बाकी जो रह गया वो खत्म अकाउंट। जो सेल हुई थी वो कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट में दिखा दिए थे कि भाई इतने पैसे 20,000 रुपए उसको दे दिए, तो दिखा दिए। उससे 2,000 रुपए आ चुके एक्सपेंस के नाम के, उससे 2,000 रुपए एक तरह से आ चुके कमीशन के नाम से। बाकी कितने पैसे लेने हैं? कितने उसके अकाउंट में गए थे सेल के नाम के? 20,000, जिसमें से 2,000 रुपए वो एक्सपेंस कर चुका, 2,000 रुपए वो कमीशन के नाम के, बाकी कितना लेना उससे? 16,000। तो अगर कंसाइनी पर्सनल अकाउंट बनाओगे तो 16,000 का बैलेंस निकलेगा उसके अंदर, तो ये पैसा लेना उससे। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में है नहीं, फिर भी कंसेप्ट क्लियर है ना आपको। ये सिंपली क्या है? कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सिंपली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और तो मुझे नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन जो आपके चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दे रखे हैं उसके बेसिस पर बता रहा हूं कि वो लोग पूछ रहे हैं कि ये अकाउंट बनाने का मेन मोटिव क्या है, ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो ये अकाउंट बनाने का मेन मोटिव है ऑन कंसाइनमेंट
तो ये अकाउंट कौन सा है? ये अकाउंट कौन सा है? अच्छा, कंसाइनमेंट के केस में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो लिमिटेड अकाउंट्स होते हैं। लिमिटेड अकाउंट्स का मतलब कि हम देखो, लिमिटेड अकाउंट्स का मतलब क्या है? अगर मान के चलो मैं लोडिंग का खर्चा कर रहा हूँ, कंसाइनर अपनी जेब से लोडिंग का खर्चा कर रहा है, कंसाइनर अपनी जेब से ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कर रहा है, इंश्योरेंस का खर्चा कर रहा है, सैलरी का खर्चा कर रहा है, तो वो यहाँ पर लिखता कि जी सैलरी का खर्चा हुआ है, लोडिंग का खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ है। लेकिन मैं सारे खर्चों के नाम क्या लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि भैया मुझे इस केस में लोडिंग अनलोडिंग के एक्सपेंसेस का अलग से अकाउंट नहीं बनाना, मुझे इस केस में रेंट के एक्सपेंसेस का अलग से अकाउंट नहीं बनाना, मैं तो सारे खर्चे कहां से दिखाऊंगा? बैंक से। और रियलिटी भी है, जा कहां से रहा पैसा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि यार मैं पूरा अकाउंट क्यों क्रिएट करूं? फिर तो ये वाली बात होगी कि अपने बिजनेस का अलग सेट ऑफ बुक्स बनाना पड़ेगा और हर कंसाइनमेंट के लिए अलग सेट ऑफ बुक्स बनाने पड़ेंगे। मेरी जिंदगी तो बुक्स ही संभालने में निकल जाएगी। तो मैं हर चीज के अलग अलग बुक्स क्यों बनाऊं? मैं सिर्फ एक या दो या तीन अकाउंट्स बना के काम चला सकता हूं। और देखो हमारे पास रिजल्ट तो आ ही रहा है ना इन तीन अकाउंट से, एग्जैक्ट सारा रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो जो हम कंसाइनमेंट में अकाउंट्स बनाते हैं, एमसीक्यू पूछा जाए कि फुल अकाउंट्स बनाते हैं या लिमिटेड, तो लिमिटेड अकाउंट्स। और लिमिटेड अकाउंट्स का मतलब क्या है कि हम कोई भी एक्सपेंस या कोई भी रिवेन्यू का नाम नहीं लिखते, हम वो बैंक अकाउंट से शो करते हैं। ठीक है जी। यहां पर एक नोट्स दे रखे हैं कुछ, कहता है ये जो अकाउंट एक बना था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बेसिकली इसे क्लोज कैसे किया जा सकता है? बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब हम अपना पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो लिखेंगे कि क्या मटेरियल परचेज किया है, कितनी लेबर लगी है, कितने डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर हम यहां क्या लिखते हैं? सेल खुद मैंने कितनी करी है। फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना हुआ है, और उसके बाद तो बेसिकली इसे क्लोज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, या फिर इसे परचेजेस में से डिडक्ट कर दो। जो आप कंसाइनमेंट पे गुड्स भेज रहे हैं उसे परचेजेस में से डिडक्ट कर दो, राइट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज एन एसेट, जितना भी स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, और कहां पर शो होएगा? ठीक है। और दोबारा से स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकालते हुए वैल्यूएशन जो करनी है उसके अंदर दो चीजें आएगी, एक तो कॉस्ट प्लस प्रपोर्शन या परसेंटेज ऑफ रेकरिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बेटा जो एक टाइम हो चुका उसकी प्रपोर्शन निकालोगे ना, जो बार बार होने उसकी थोड़ा प्रपोर्शन निकालोगे। हमने क्या कहा था? या बार बार तो क्या कहा, जब तक बिक नहीं रहे तब तक इन्हें रोड पे घुमाए जाओ। अभी ये बिके नहीं है तो रूठ रहे हैं, चल आइसक्रीम खिला दे इन्हें रोड पे घुमा के। अभी भी नहीं बिके तो रूठ रहे, चल चॉकलेट खिला दे इन्हें रोड पे घुमा के। तो कौन से वाले? क्लियर है? एक बार बुक्स में से क्वेश्चंस देख के दोबारा देख लो कि कोई ऐसा एमसीक्यू है जो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा। बेटा रेकरिंग का मतलब जैसे शॉप पे तूने सामान रखा हुआ है, अब मान के चल कि तेरी शॉप नई खुली है, तूने उसके ऊपर 100 डियोज रखे हुए हैं, सिर्फ डियोज ही रखे हुए, कुछ रखा ही नहीं हुआ, 100 डियोज रखे हुए हैं, और तू सोच रहा है कि भैया डियोज बिकेंगे, लेकिन पूरे महीने तूने 2 लोगों को सैलरी भी दी 20,000 रुपए की। ध्यान से देखिए किस नाम के। फिर तूने रेंट भी पे किया दुकान का, उसके अलावा तूने इलेक्ट्रिसिटी भी पे करी। मान ले चलिए कितने खर्चे हुए सिर्फ, तो कितने खर्चे हो गए? 35,000 रुपए। कितने खर्चे हो गए? ठीक है। और तेरा एक भी डियो नहीं बिका, और ये डियो कितने रुपए के थे? 50 रुपए का एक डियो लेके आया था चाइना मार्केट से, इसलिए तो नहीं बिका। तो डियो कितने रुपए के थे?
अब क्या तू मंथ के एंड पे ये शो करने वाला है कि जी 5,000 रुपए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी और 35,000 रुपए खर्चा हो चुका, तो टोटल मिला के मेरे डीओ कितने के हो गए? अब ये शो करने वाला है तू? भैया ये खर्चे तो अगले महीने भी होने हैं ना, ये खर्चे तो अगले महीने भी होने हैं। लेकिन अगर मान के चलो 5,000 रुपए तेरी कॉस्ट थी, प्लस जहां से तूने परचेज किए वहां से दुकान तक लाने के नाम के तूने 100 रुपए और खर्च किए, तो तू कॉस्ट क्या कंसीडर करने वाला है? ये कौन सा खर्चा है जो एक बार हो चुका? लेकिन ये कौन से खर्चे हैं? अगर तू इनको 40,000 रुपए अपनी कॉस्ट दिखा देगा, फिर तो तेरा एक डीओ कितने रुपए का हो गया? 100 डीओ है तो एक डीओ कितने रुपए का हो गया? बेच लेगा? कंसाइनमेंट का अपनी बुक्स में से एक बार थोरोली देख लीजिए, कुछ भी ऐसा पॉइंट, लाइन, वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा है बोलो, क्वेश्चन बोलो। कोई बुक दियो भाई। हाँ जी, 10th क्वेश्चन है आपकी बुक में। आपकी बुक के अंदर 10th क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है एक्स ऑफ चंडीगढ़, कहां पर है जी एक्स? चंडीगढ़ में। सेंड्स आउट 400 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली। एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹250। ये जो प्राइस दे रखा है इनवॉइस प्राइस है। जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है ना, तो जनरली वो एक इनवॉइस परफॉर्मा टाइप में बना के देता है। ठीक है, परफॉर्मा क्यों बोल रहे हैं? कहता है होता तो इनवॉइस टाइप का है कि लो जी 400 बैग आपको दिए जा रहे हैं और एक बैग की कीमत है, तो टोटल मिला के इतना अमाउंट बनता है, डेट लिखेगा, अपनी स्टैंप मारेगा, सब कुछ। बट ये एक्चुअल में इनवॉइस नहीं होता। क्यों नहीं होता इनवॉइस? बेच थोड़ी ना रहा है कंसाइनर कंसाइनी को, सिर्फ क्या कर रहा है? डिलीवर। सिर्फ क्या कर रहा है? डिलीवर। ठीक है, अब यहां पर कंसाइनर अपना कुछ प्रॉफिट बुक करके चलना चाह रहा है। तो कंसाइनर मान के चल रहा है कि अगर उसका बैग 200 का है, लेकिन फिर भी उसने इनवॉइस परफॉर्मा में कितने रुपए लिखे, तो वो कह रहा है भाई देख 250 से कम तो बेची हुई मत, मिनिमम कितने में बेचना है। अगर 250 में भी बिकता है तब भी कंसाइनर कितने रुपए प्रॉफिट हो गया? तब भी कंसाइनर कितने रुपए प्रॉफिट हो गया? 50। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार गुड्स को कॉस्ट पर ही भेजा जाएगा। कभी कभी जो इनवॉइस परफॉर्मा है उसके अंदर प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है, कंसाइनर अपना प्रॉफिट पहले ही जोड़ लेता है। तो इनवॉइस प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस मे बी डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट, इट मे इंक्लूड द प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर ये इनवॉइस प्राइस दे रखा है, कॉस्ट नहीं दे रखी। कितना? 250। कंसाइनर्स एक्सपेंस कितना हो गया जी? और कंसाइनी एक्सपेंस कितना हो गया? कहता है जी कंसाइनी एक्सपेंस नॉन सेलिंग which is not related to sales and selling, जैसे कि शॉप पे सामान रखा है, वहां पर जो रेंट पे करना पड़ा होगा शॉप का, वहां पर जो सैलरी पे करनी पड़ रही होगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा होगा, शॉप के ऊपर होर्डिंग लगवानी पड़ रही होगी, बैग्स ताकि अच्छी सी पैकिंग के अंदर दिया जाए, बिक जाए, तो वो सारा एक्सपेंस किस में आ जाएगा?
और नॉन सेलिंग एक्सपेंस का मतलब कि जब कंसाइनी के पास सामान पहुंचा, उसे अनलोड करवाया होगा, गोडाउन तक ले गया होगा, इवन गोडाउन का भी नॉन सेलिंग में आएगा एक्सपेंस, राइट। 300 बैग बिक गए, 400 में से कितने बिक गए जी? If profit on cost is 25%, profit on cost is 25%, then the value of consignment inventories will be, तो जो बेसिकली स्टॉक की वैल्यू है वो लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉफिट क्या है? कहते हैं जी इनवॉइस प्राइस है 250, इस 250 में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, कितना? तो ये कुछ ऐसा बन गया कि हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है? 250, और इस 250 में क्या है? x प्लस x कॉस्ट, और 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है, तो 25% ऑफ x क्या हो गया? प्रॉफिट, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। x की वैल्यू निकालो, क्या आ गई? बेसिकली x की वैल्यू क्या आएगी? साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, मतलब 200 का 25% 50 बैठता है, तो टोटल आउटपुट क्या आ गया? 250। वहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है। एक तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? कॉस्ट, और दूसरा हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना होता है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, या फिर आपकी, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन सेलिंग, तो यहां पर हम क्या लेंगे? डिवीजन तो दे नहीं रखी है, नॉन सेलिंग में भी कुछ ऐसा है जो गोडाउन से रिलेटेड है या नहीं है, डिवीजन तो दे नहीं रखी, तो यहां पर हम क्या लेने वाले हैं? नॉन सेलिंग। तो जी कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? और नॉन सेलिंग 2000 रुपए है, 2000 रुपए है, और सामान कितना बिका है? 400 में से 300 बैग, मतलब 25% नहीं बिका। 25% नहीं बिका ना, बिके कितने हैं? कहता है जी दिए कितने थे? 400 बैग, बिके कितने हैं? 300 बैग, मतलब 75% सामान बिक गया, अनसोल्ड कितना? 25। तो इसका नॉन सेलिंग एक्सपेंस का 25% स्टॉक में ऐड होगा, तो इसका 25% कितना हो गया जी? ठीक है, तो यहां पर 500, कितने बैग की कीमत, कितने बैग पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा? कितने नहीं बिके, तो पर बैग कितना हो गया? 5। तो आंसर 205 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब देखो आ क्या रहा है, 205 इंटू में इन्होंने आंसर क्या ले रखा है? तो इन्होंने 50% कैसे ले रखा है? 200 इंटू में 100 बैग, 20,000 तो ही हो गया, प्लस इन्होंने भैया ये नॉन सेलिंग का 25% होना चाहिए, इन्होंने 50% ले रखा है। आंसर इसके अकॉर्डिंग ही होगा। इन्होंने नॉन सेलिंग का 50% ले रखा है, जबकि 75% बिक चुका है, रहता क्या है हमारे पास? सिर्फ स्टॉक में 25%। तो 25% नॉन सेलिंग एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा, तो 25% 500 रुपये आ रहा है, तो इसके अंदर 20,000 प्लस
इन्होंने जो आंसर दे रखा है गलत दे रखा है। और कोई क्वेश्चन? डेल क्रेडिट कमीशन क्लियर है? डेल क्रेडिट कमीशन क्या होती है? एक्स्ट्रा कमीशन जहां पर कंसाइनी गारंटी ले रहा है पेमेंट की कि जी अगर पैसा डूबेगा, वैसे तो हम कहते हैं जी प्रिंसिपल इज द ओनर, तो चाहे सामान कंसाइनी बेच रहा है लेकिन अगर पैसा डूबता है तो रिस्क किसका? प्रिंसिपल का, कंसाइनर का। लेकिन जहां कंसाइनी कहता है जी मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर पैसा डूबेगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, उस केस में एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है कंसाइनी को, तो उस एक्स्ट्रा कमीशन क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन। एक बार सारे क्वेश्चंस करके देख लीजिए। यहां पर आंसर्स गलत पा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम बुक के अंदर इंक्लूड किए गए हैं और आपको बता दिया नेट से कॉपी पेस्ट मारे गए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाना गूगल में एज इट इज पहले 8-10 वर्ड टाइप कर देना, आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कहां से उठाया हुआ है, फिर वहां से एग्जैक्ट फिगर लेके करना, आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन की फिगर चेंज कर दी तो आंसर की नहीं चेंज करी, कुछ आंसर की फिगर चेंज कर दी तो क्वेश्चन की नहीं चेंज करी। हाँ जी, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। चंदू ऑफ जयपुर sent out certain goods to Makhu of Delhi. 1/10 जो गुड्स है लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू क्या थी? इनवॉइस वैल्यू थी 15,000 रुपए गुड्स की, और ये 15,000 रुपए कैसे थे? इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट विल बी। तो जी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू, तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी कॉस्ट? बारह हजार 25% कितना है? 3,000। तो 12,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि जो भी इनवॉइस प्राइस है उसके अंदर क्या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? 25%। ठीक है, तो कॉस्ट निकाल लेंगे, x प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 15,000। x आ गया हमारा 12,000। क्या कह रहा है जी? कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट आउट ऑन द कंसाइनमेंट, तो कॉस्ट प्राइस तो 12,000 आना चाहिए। क्या आंसर है? 12,000 ही है। और ये बावली बूच ऐसे हैं, क्वेश्चन में दे रहे हैं कि 1/10 लॉस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देने की जरूरत क्या है भाई? सीधा सीधा पूछ लो इसका क्या रोल हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। मैं बताता रहा हूं, कॉपी पेस्ट मार के कहीं इसका कुछ कहीं का कुछ, जिसका क्या रोल हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? सिंपल पूछ लेते कि जी 15,000 का सामान भेजा है जिसके अंदर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% है, तो जी कॉस्ट निकाल दो कितनी है? 12,000। दुख बांट रहा है क्वेश्चन में ही।
अच्छा, अब यहां पर एक चीज नोट करना, अगर ये पूछते जो गुड्स लॉस्ट हो गया उसकी कॉस्ट क्या है, भैया लोडिंग की कॉस्ट हो चुकी, इस पे इनकर, ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे दे चुका होगा वो, इंश्योरेंस वाले को पैसे दे चुका होगा वो, तो वो सारी कॉस्ट तो इसके ऊपर भी लग चुकी होगी। तो इसकी सिर्फ ये नहीं निकालना कि भैया इसकी 1/10 निकाल दो और 1200 रुपये आ गया। अगर क्वेश्चन पूछता जी इसकी कीमत बताओ जो गुड्स लॉस्ट हुआ है, तो ये 1200 तो है ही है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, प्लस इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हो चुके नॉन रेकरिंग वाले, जैसे कि इंश्योरेंस लग चुका होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले को पैसे दे चुका होगा, लोडिंग वाले को पैसे दे चुका होगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी ऐड करके फिर कॉस्ट निकालना कि जो गुड्स लॉस्ट हुए उनकी कॉस्ट क्या है। क्लियर है?